नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए भौतिक विज्ञान फिजिक्स को। तो आज जो आपका टॉपिक है वो है ऑप्टिक्स का, और इससे रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ था, फिनोमेना यूज इन द ऑप्टिकल फाइबर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द लाइट एनर्जी। तो ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होती है वो मेनली आपका यूज़ होती है आपका, जैसे आपका 4G या जैसे आपका 5G कनेक्शंस है, तो इनके लिए आपका ऑप्टिकल फाइबर, और जैसे आपका किसके लिए, इंटरनेट के लिए, कोई भी बोल सकता है इंटरनेट कनेक्शन है आपका, तो उसके लिए भी आपका क्या किया जाता है, यूज़ ऑप्टिकल फाइबर केबल इस्तेमाल की जाती है। और ये फिनोमेना जो आप जिस फिनोमेना पे ये काम करता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी होती है या जो आपकी एनर्जी होती है उस बोल सकते हैं वेव की, वो आपकी क्या नहीं होती, रिड्यूस नहीं होती। ठीक है ना, उतनी बोल सकते हैं उतनी ज़्यादा हानि देखने को। जैसा अगर 100% डाटा आपका रिलीज़ हुआ, तो ऐसा नहीं होगा कि पहुँचते पहुँचते क्या हो जाए आपका 50% हो जाए। बहुत ही माइन्यूट सा आपका डिफरेंस देखने को मिलता है। ऑप्टिकल फाइबर के जो जनक माने जाते हैं, फादर याद रखना, क्योंकि अभी इनकी क्या हुई, हाल में ही क्या हुई, डेथ हुई है। तो यह नरेंद्र सिंह कपानी, नरेंद्र सिंह कपानी, इनका नाम आपने याद रखना है। ये फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन्हें बोला जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना पे काम करता है। तो ये आपकी ऑप्टिकल फाइबर है, ये आपने याद रखना है। और पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट इज़ अ फिनोमेना दैट इन्वॉल्व द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल द इंसिडेंट लाइट ऑफ द बाउंड्री। इट ओनली टेक्स प्लेस व्हेन द बोथ ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशन आर मेट। दो ही कंडीशन में ये क्या करता है, मेट करता है। द लाइट इज इन द मोर डेंस मीडियम एंड अप्रोचिंग टू द लेस डेंस मीडियम। जब आपकी लाइट क्या होती है, किसी डेंस मीडियम में होती है और जाने की कोशिश करती है किसमें, लेस डेंस मीडियम में, तब ये आप लोग को फिनोमेना देखने को मिलेगा। फिर लिखा हुआ है द एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द सो कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और जब आपका इंसिडेंट एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल से आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है, तब आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ये याद रखना, ठीक है ना। थीटा इज ग्रेटर देन, अगर मैं बोलूँ थीटा आई इज ग्रेटर देन होगा क्या, थीटा सी, मतलब आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, तब आपकी ये कंडीशन बन जाती है। आगे लिखा हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल नॉट टेक प्लेस अनलेस द इंसिडेंट लाइट इज ट्रैवलिंग विद इन द मोर ऑप्टिकली डेंस मीडियम टुवर्ड द लेस ऑप्टिकली डेंस मीडियम। अच्छा, डिफ्रैक्शन की बात करें तो डिफ्रैक्शन इससे पहले मैंने बता दिया था, जैसे आपका इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन फिनोमेना एक साथ देखने वाला, जैसे आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ पे देखने को मिलता है। तो लिखा हुआ था फिनोमेना एग्जिबिट बाय द वेव फ्रंट दैट पासिंग द एज ऑफ एन ओपेक बॉडी आर मॉड्यूल्ड। ओपेक बॉडी का मतलब होता है जिससे आपकी क्या रेज गुजर नहीं पाती है। बात समझ में आ गई, मतलब जो आपकी सनलाइट है या जो लाइट है आपकी, वो किसी अगर किसी भी मैटर से गुजर नहीं पा रही, उससे ओपेक बोला जाता है आपका। तो लिखा हुआ आर मॉड्यूलेटेड देयर बाय कॉजिंग अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी विद इन द फ्रंट। इट इज डिटेक्टेबल इन द लाइट वेव्स बाय द प्रेजेंस ऑफ द पैटर्न ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड डार्क एंड द लाइट बैंड्स एट द एज ऑफ द शैडो। ये दिखा दूंगा मैं अभी आपको। स्कैटरिंग जो होता है, तो स्कैटरिंग क्या होता है, जब लाइट आपकी क्या करती है, किसी पार्टिकल से आपके टकरा के क्या हो जाती, कोलाइड करके कई सारे पार्टिकल्स में, या कई सारे बोल सकते हो वो बिखर जाती है, बिखराव जिसे बोला जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो आपकी सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होती है लाइट वो ब्लू होती है, इसलिए जो आसमान बनता है वो कैसे बनता है आपका, ब्लू कलर का बनता है। और हॉरिजॉन्टल पे क्या हो जाता है, हॉरिजॉन पे जब आता है तो कैसा हो जाता है आपका, रेड कलर में बन जाता है। तो लिखा हुआ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल बिकॉज ऑफ अ कोलाइजन विद अनदर पार्टिकल। नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन आप जानते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट बोला जाता है रिफ्रैक्शन को। तो इट इज़ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव पासिंग फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर और फ्रॉम अ ग्रेजुअल चेंज इन द मीडियम। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो जो आपकी बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर होती है, उसमें अलग अलग लेयर्स होती है लगी हुई, जो क्या करता है कि एनर्जी को लॉस होने से बचाता है। तो जो उसका मेन तार होता है वो लगभग, जो उसका कोर होता है लगभग 8 म्यू के आसपास होता है। जो बाहर की क्लैडिंग होती है उसके बाहर से वो 125 म्यू की होती है। उसके बाद बफर होता है 250 म्यू का, और जो बाहर से जैकेट लगी होती है 900 म्यू के आसपास की होती है। अगर मैं यहाँ पे फिनोमेना दिखा सकता हूँ, तो ये आपका क्या है, ये आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल है, और अंदर जो लाइट रेज है वो जैसे टकरा रही है, तो अंदर टकरा के फिर से वापस, मतलब बाहर क्या नहीं हो रही आपका, एब्जॉर्ब नहीं कर रही, ये सीधे अंदर टकरा के फिर से क्या हो रही है, टकराते टकराते आगे की तरफ बढ़ रही है। तो इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताते हैं। 3 कंडीशन है। तो एक होता है पार्शियल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, आपकी इंसिडेंट रे आई और बाहर की तरफ निकल गई, तो ये आपका नॉर्मल है। यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल होता है, हमेशा याद रखना, जो नॉर्मल आपका रिफ्लेक्शन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका मेनली जो क्रिटिकल एंगल होता है कैसा होता है आपका, बड़ा होता है किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंट से। ठीक है ना, जैसे ये लाइट आई और ये गई, इस तरीके से इधर से गई, देख रहे हैं, ये लाइट इधर, और यहाँ पे इस सरफेस पे टकराई, ये वापस इस तरफ आ गई, इस तरफ आ गई। बात समझ में आ गई, ठीक है।
अच्छा, तो याद रखना कि जो नॉर्मल आपका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, क्रिटिकल एंगल हमेशा बड़ा होता है। फिर आता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल तब होता है जब सरफेस से आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना? 90 डिग्री का एंगल बनता है उसी लाइट का। तो ये आपने याद रखना। यहाँ पे क्या होता है कि रे ऑफ इंसिडेंट जो होता है आपका वो बराबर होता है क्रिटिकल एंगल के, मतलब दोनों ही कितने होते हैं? बराबर होते हैं। बात समझ में आ गई? मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर होता है 90 डिग्री। तो ये सॉरी, मैंने कौन सा बोल दिया? ये वाला नहीं, ये वाला। ये तो आपका 90 होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना 90 होता है। तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ये आपका क्रिटिकल एंगल कंडीशन है। और तीसरा होता है जब आपका क्या होता है एंगल, मैंने अभी बताया था इंसिडेंट एंगल, जब आपका क्या होता है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तब जाके आपका क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो ये तीसरा फिनोमेना आपने याद रखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो हमेशा क्या होता है क्रिटिकल एंगल से आपका ज़्यादा होता है। दोनों बराबर हैं तो क्रिटिकल एंगल को शो कर देता है, और अगर पार्शियल रिफ्लेक्शन है तो हमेशा क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा। तो ये आपकी कंडीशंस है कुछ। ये आपका थीटा 1 है, ये आपका थीटा 2 है। बात समझ में आ गई? ठीक है। ये आपका क्रिटिकल एंगल कंडीशन है। यहाँ पर जो एंगल, ये देखो नॉर्मल से जब क्या होता है कि आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है तो जो दूसरा आपका रे होती है वो कितना बना देती है? आपका हमेशा क्रिटिकल एंगल को प्रोड्यूस कर देगी। और वहीं से अगर वो रे अंदर की तरफ आ जाती है, देखो ये सरफेस है ना, ये आपका क्या डेंसर मीडियम है। वाटर क्या डेंसर है, ये एयर है, मान लीजिए एयर है और ये वाटर है। तो जब क्या करता है डेंस से जब आपका बोल सकते हैं रेरर मीडियम में जाता है तो जो आपका नॉर्मल होता है उससे जो क्या होती है आपकी रे जो होती है वो डिफ्लेक्ट होती है, मतलब दूर हटती है। तो ये रे गई और ये वापस चली गई। तो थीटा 1 है, ये आपका थीटा 2 है। बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे थीटा सी, और ये जब आपका 90 डिग्री बनाता है सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसे क्या बोल देता है आपका क्रिटिकल एंगल फॉर्म्ड हो जाता है यहाँ पर। और तीसरा कि जब अंदर की तरफ आ जाता है तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसे बोला जाता है। अच्छा, फिर रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे अगर बिल्कुल कैसी होती है बराबर होती है तो वो मिरर रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है ना? यहाँ पर क्या होता है जो एंगल आई होता है वो आर के बराबर होता है, रिफ्रैक्शन के बराबर होता है, या मैं स्मॉल में लिख देता हूँ। तो आपने एक स्नेल लॉ पढ़ा होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये स्नेल लॉ है। फिर एक स्पेकुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है इस तरीके का, और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो रिफ्रैक्शन देखें, इससे पर रिफ्लेक्शन पड़ा था। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन फिनोमेना बोला जाता है। ये इंसिडेंट रे है, ये आपका क्या है, ये क्या होगी? बैंड हो गई। याद रखना, अगर मान लीजिए यहाँ पर रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो ये हमेशा जो आपकी इंसिडेंट रे है वो आपका नॉर्मल से क्या होगी? अंदर की तरफ झुकेगी। और अगर उल्टा होता है, डेंसर टू रेरर जाता है तब क्या होता है? बाहर की तरफ जाती है। तो ये गया और यहाँ से क्या हो गई? बैंड हो गई लाइट को। देखो जो इंसिडेंट रे थी उसे इस तरीके से जाना था, इस तरीके से जाना था, पर थोड़ा सा बेंडिंग देखने को मिलता है। तो ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये आपने याद रखना, यहाँ पे जो एंगल बनता है नॉर्मल का, किससे आपका बोल सकते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है 90 डिग्री का बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे सनलाइट है तो आपका जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे कई सारी गैसेज होते हैं, कई सारे आपके मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, गैसेज मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। जब सनलाइट में पड़ती है तो क्या होती है? स्कैटरिंग हो जाती है लाइट की, वो क्या होती है? बढ़ने लग जाती है। और एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होने वाला कलर होता है वो ब्लू होता है। दिन के टाइम पे ब्लू होता है, इसलिए हमें आसमान कैसे दिखाई देता है? आपका ब्लू दिखाई देता है। पर जब हॉरिजॉन पे होता है, हॉरिजॉन मतलब बिल्कुल जब क्षितिज पर होता है, तो आपका कौन सा कलर देखने को मिलता है? फिर रेड कलर देखने को मिलता है, रेड एंड ऑरेंज। स्कैटरिंग मतलब बिखराव होता है, बस सिंपल सी बात है। एक और चीज़ हम पढ़ते हैं कि रमन स्कैटरिंग के बारे में पढ़ते हैं। रमन प्रभाव आपने पढ़ा होगा, उसके लिए 1930 में आपका सीवी रमन को क्या मिला था? आपका नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये आपने याद रखना है कि रेले स्कैटरिंग ये बोलती है कि कोई भी अगर रे है वो क्या करती है? पार्टिकल से टकराती है तो वो क्या करती है? उतनी एनर्जी फॉर्म को क्या निकाल देती है? बाहर निकाल देती है। जितनी एनर्जी उसने प्रोड्यूस की उतनी एनर्जी वो बाहर निकाल देगी। जबकि रमन जो सर थे उन्होंने ये बताया था कि कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जब क्या होता है 1 लाख या 2 लाख जो कंडीशंस होती हैं उनमें से 1-2 कंडीशन ऐसे आती है जब रे आपकी क्या होती है, जब आपकी जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उतनी एनर्जी आपकी लॉस हो ही ना, उससे कम एनर्जी क्या होती है आपकी लॉस होती है। वो जो निकाल के आता है बाहरों कम निकल के आती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्या कर देता है? उस पार्टिकल की एनर्जी को क्या करता है? सोक कर लेता है, और जो उसकी एनर्जी होती है रे की जो आपकी बोल सकते हैं एनर्जी होती है वो बढ़ के निकल के आती है। तो उसे एंटी स्टॉक कंडीशन बोलते हैं। ये आपने एंटी स्टॉक रमन स्कैटरिंग ये याद रखना, एक स्टॉक रमन स्कैटरिंग। तो इसमें क्या होता है कि आपका इसमें क्या होती है? एनर्जी लेवल क्या होता है? कम होता है। देख लीजिए ये नॉर्मल है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये कम हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपका ज़्यादा है। सिंपल सी बात है। आपका क्या कोई भी आपका जैसे ये मान लीजिए आपकी क्या थी? सनलाइट थी, फोटोन थे। पार्टिकल फॉर्म की बात करूँ, फोटोन से टकराए किसी इलेक्ट्रॉन से,
तो हो सकता है कि वो क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को शोक कर ले और कम निकाल दे, मतलब एनर्जी क्या निकाले, कम बाहर निकाले। पर ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये टकराया फोटोन से और यहाँ से एनर्जी निकाल के आपका बोल सकते हैं जो आपको बोल सकते हैं प्रोड्यूस की एनर्जी वो ज़्यादा निकल जाए। तो ये एंटी स्टॉक और स्टॉक रमन स्कैटरिंग याद रखना, ये आपका मैंने बता दिया, दोनों फिनोमेना यहाँ पे देखने मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो देखने मिल रहा है, जो ये बैंडिंग देखने मिलती है, ब्लैक डार्क और बोल सकते हैं डार्क और ब्राइट कंडीशन देखने मिलती है, ये आपका कौन सा डिफ्रैक्शन फिनोमेना भी आता है। आपका जो इंटरफ्रेंस आता है, इंटरफ्रेंस जहाँ पे ये क्या होते हैं, एक दूसरे से टकराती है रेस, वहाँ पर क्या बन जाता है, आपके ब्लैक फॉर्मेशन बनने लग जाती है, ब्लैक लाइट फॉर्मेशन बन जाती है और बाकी जगह आपका व्हाइट लाइट फॉर्मेशन बनने लग जाती है। तो ये देख लीजिए, जब अगर गैप जब क्या होता है वाइड होता है तो आपका स्मॉल डिफ्रैक्शन इफेक्ट देखने को मिलता है। वहीं अगर नैरो गैप कर दे तो ये आपका क्या होने लग जाता है, डिफ्रैक्शन जो इफेक्ट होता है वो बड़ा होने लग जाता है। ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं। डिफ्रैक्शन की अगर देखो, लाइट की अगर बात की जाए तो लाइट का जब भी डिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ होती है क्या होती है, आपकी स्मॉल वेवलेंथ होती है, क्योंकि लाइट एक अपने आप में क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, आपकी बोल सकते हैं मैकेनिकल वेव है। तो स्मॉल वेवलेंथ होने की वजह से क्या होता है कि दूसरी साइड खड़ा हुआ व्यक्ति, दीवार की दूसरी साइड खड़ा हुआ व्यक्ति उस लाइट को महसूस नहीं कर पाता, मतलब इसे कुछ नहीं दिखेगा इस तरफ, मतलब पूरा प्रकाश नहीं फैलेगा। जबकि यही केस साउंड के केस में क्या होता है आपका, क्योंकि साउंड की जो क्या होती है आपकी वेवलेंथ होती है वो बड़ी होती है, तो वो पूरे एरिया को क्या करती है, कवर करती है। मैंने पिछले टॉपिक में क्लियर किया था। पोलराइजेशन की अगर बात करें तो जब कोई भी अनपोलराइज लाइट होती है, उसे पोलराइजर जो आपका होता है, तो उसमें जब क्या किया जाता है, डाला जाता है, तो लाइट क्या हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है। किस तरफ आ जाती है, मतलब वो दो फ्रेम में ना आकर एक फ्रेम में आ जाती है, ये आपने याद रखना पोलराइज लाइट में। और डिस्पर्जन ऑफ द लाइट, जब व्हाइट लाइट क्या होती है किसी भी ऐसे सब्सटेंस में पड़ती है जहाँ से वो डिस्पर्ज हो सके। जैसे अगर मैं ग्लास प्रिज्म की बात कर लूँ तो वो क्या करती है, आपका 7 रंगों को प्रोड्यूस करती है, जिन्हें बोला जाता है विबग्योर। जो सबसे ज़्यादा डिविएट कलर होता है वो वायलेट होता है, सबसे कम रेड होता है। सबसे बड़ी वेवलेंथ रेड की होती है, इसलिए क्या होता है कि रेड कलर आपको सबसे ज़्यादा हमारे आंखों से पहचाना जाने वाला कलर है। जबकि सबसे कम कौन होता है, आपका जो वेवलेंथ कम है वो वायलेट है। किस प्रकार की है, तो याद रखना कि जो आपकी विजुअल लाइट्स आती है वो किस में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आती है। आपका नॉन मैकेनिकल वेव्स का क्या है, ये बोल सकते हैं एक एग्जाम्पल है। और इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, याद रखना लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जो सनलाइट होती है अपने आप में क्या है, वो एक ट्रांसवर्स वेव्स है, पर बिहेव करती है एज अ मैकेनिकल वेव, सॉरी नॉन मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शार्पनेस ऑफ द टेलीविजन इमेज इज टर्म्ड एज, तो ये होता है आपका रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन से देखा जाता है, जैसे पिक्सल में आप बोलते हैं कितना पिक्सल कैमरा है, इतना पिक्सल कैमरा है, तो रेजोल्यूशन से देखा जाता है। तो लिखा हुआ द नंबर ऑफ द पिक्सल और द विड्थ एंड द हाइट ऑफ एन इमेज इज टर्म्ड एज द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज। द प्रोडक्ट ऑफ द विड्थ एंड द हाइट ऑफ द इमेज इज टोटल नंबर ऑफ द पिक्सल ऑफ दैट इमेज। तो याद रखना, जब क्या होता है प्रोडक्ट देखा जाता है विड्थ एंड हाइट का, तो वही पिक्सल को निकाल देता है। दिस द इमेज रेजोल्यूशन इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ द पीपीआई, जैसे बोला जाता है पिक्सल पर इंच। It denotes the number of the pixel displayed per inches of an image. As the number of the pixel of an image increases, the maximum size of the image also increase, and so does the sharpness and the quality. The larger the size of the television screen, the greater will be the resolution of the television set. If the screen of the larger resolution and the image is of a lesser resolution, then the image will be filled with the part of the screen. आपकी क्या हो जाएगी, फट जाती है स्क्रीन। आपने देखा होगा, अगर बोल सकते हैं अगर रेजोल्यूशन कम है तो स्क्रीन पे वो क्या हो जाती है, फट जाती है। अच्छा लिखा हुआ, इफ द स्क्रीन इज ऑफ लेसर रेजोल्यूशन द इमेज is of the larger resolution, that the image will not be fit into the screen and later would be required to be slide. The table given the, अच्छा देखो 1.3 मेगापिक्सल जो होता है वो इमेज रेजोल्यूशन होता है लगभग 1392 इंटू 1024, और 5 मेगापिक्सल का लगभग 2580 इंटू 1944, और 8 मेगापिक्सल का जो होता है आपका 3264 इंटू 2448 के आसपास होता है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, अ नॉन स्पेरिकल साइनिंग स्पून कैन जनरली बी कंसिडर। अच्छा देखिए, दो तरीके के आपके इमेज वो बोल सकते हैं आपके मिरर होते हैं। एक होता है स्पेरिकल मिरर्स और एक होता है नॉन स्पेरिकल। नॉन स्पेरिकल हो जाता है आपका प्लेन, जो आपका प्लेन मिरर होता है, कौन सा होता है, प्लेन मिरर जो होता है आपका वो नॉन स्पेरिकल होता है। बाकी स्पेरिकल, अगर मैं स्पेरिकल की बात करूँगा तो स्पेरिकल मिरर जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स जो होता है वो क्या होता है कि बाहर की तरफ होता है आपका, अंदर की तरफ पॉलिश होती है और उभार बाहर की तरफ होता है इस वाले में। और कॉनकेव की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपका बाहर की तरफ पॉलिश होती है, बाहर की तरफ पॉलिश होती है, अंदर की तरफ उभार होता है। तो ये आपने याद रखना है। चलो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ प्लेन मिरर इज। अच्छा प्लेन मिरर में क्या होता है कि जो आपका क्या होता है सरफेस होता है आपका फ्लैट होता है, जिससे क्या होती है जो आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वो सेम आपकी क्या होती है फॉर्मेशन होती है।
तो लिखा हुआ प्लेन मिरर इज द मिरर विद अ फ्लैट रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस फॉर द लाइट रेज स्ट्राइकिंग अ प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ द इंसिडेंट. The angle of the incident is the angle between the incident rays and the surface normal. Mirrors are polished surfaces coated with the, याद रखना कि जो मिरर्स में ज़्यादातर आपकी पॉलिश की जाती है सर्फेसेज में वो मरकरी की जाती है सच दैट द रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन दैम. बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द रिफ्लेक्टिव सर्फेसेज वी कैन क्लासिफाई मिरर एज अ कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड द प्लेन मिरर. तो याद रखना कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपके स्पेरिकल मिरर्स हैं जबकि प्लेन मिरर आपका नॉन स्पेरिकल मिरर है. अगर मैं बात करूँ प्लेन मिरर की कुछ खासियत है, जैसे द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड. हमेशा याद रखना कि जो आपकी इमेज निकल के आती है वो कैसे निकल के आती है, उल्टी निकल के आती है, इन्वर्टेड, वर्चुअल आभासी होती है. फिर अगर बात करें इरेक्ट होती है, उल्टी, ठीक है ना. इरेक्ट मतलब होता है, नहीं इरेक्ट मतलब होता है आपका सीधी खड़ी, ठीक है. हाँ, क्योंकि इन्वर्टेड उल्टा होता है, इरेक्ट मतलब सीधा. अच्छा, लिखा हुआ द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन इन द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो सेम साइज का होता है प्लेन मिरर में. अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं. तो यहाँ पर देख लीजिए एक वीडियो है आपका, तो आप एक वीडियो मैं लिंक भेज दूंगा, अगर लिंक होगा तो मैं आपका शेयर कर दूंगा. तो बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है. तो एक तो आपका लेंस से रिलेटेड है, एक आपका मिरर से रिलेटेड है. उन दो वीडियोस को अगर आप 2-3 बार देख लोगे तो आपका मिरर और जो आपका लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो छूटेंगे नहीं. तो उन्हीं की कुछ मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ. तो लिखा हुआ है प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो प्लेन मिरर की अगर बात करें तो सरफेस कैसा होता है, फ्लैट होता है. कॉनकेव का कर्व्ड होता है इनवर्ड की तरफ, और जो कॉन्वेक्स का होता है आपका कर्व्ड होता है आउटवर्ड की तरफ. वहीं अगर प्लेन मिरर की बात करें तो पैरेलल रेस रिमेन्स पैरेलल, यहाँ पे कन्वर्ज होती है. अब हमेशा याद रखना कि कॉनकेव मिरर हमेशा आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है, आपकी कन्वर्ज होती है, एक इकट्ठा होती है एक ही पॉइंट पर. और कॉन्वेक्स में आपका डाइवर्जिंग मिरर देखने को मिलता है. अच्छा, अगर आप बात करें तो प्लेन मिरर अगर बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि ऑलवेज फॉर्म्स अपराइट इमेजेस एंड ऑफ द सेम साइज. अच्छा, नेक्स्ट देखिए कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो यहाँ पे केन फ्रॉम द इन्वर्टेड इमेज. अच्छा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जैसे लिखा ना अपराइट, सीधा जो होता है और सेम साइज का निकल के आता है. कॉनकेव की कंडीशन दो होती है. कॉनकेव में क्या होता है कि या तो आपकी उल्टी इमेज बनती है, जब दूर से देखा जाता है ना, दूर से जितना आप दूर रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी केवल एक उल्टी तस्वीर बनती है. पर जैसे जैसे नज़दीक आने लग जाता है तो एक पॉइंट के बाद क्या होने लगा, वो मैग्नीफाइड होने लग जाती है और सीधी होने लग जाती है. मैग्नीफाइड मतलब बड़ी और अपराइट मतलब सीधी होने लग जाती है. कॉन्वेक्स में आपको एक ही कंडीशन देखने मिलती है, अपराइट होता है, सीधा होता है, और आपकी कैसी इमेज बनती है, डिमनेस बनती है, छोटी बनती है. यहाँ पर आपकी क्या बनती है, नज़दीक आने पे कैसे बनती है, आपकी सीधी बनती है, बड़ी बनती है, और दूर जाने पे कैसे उल्टी बन जाती है. अच्छा, अब पूछा जाता है भाई जो आपका सेविंग मिरर होता है किस तरीके का, कॉनकेव होता है. प्लेन मिरर होता है आपका जिसमें आप क्या करते हैं, बाल वगैरह बना लेते हैं, या आपकी जो कौन होती है बोल सकते हैं लिफ्ट, लिफ्ट में होती है, वहाँ पर भी कौन सा मिरर देखने को मिलता है, प्लेन मिरर होता है. रियर व्यू जो आपका बोल सकते हैं आपका मिरर होता है वो भी कॉन्वेक्स ही होता है, और साइड व्यू जो होता है वो भी कॉन्वेक्स होता है. तो ये आप याद कर सकते हैं. और आपने देखा मोड़ों पर जो होते हैं आपके लगे हुए मिरर वो कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं आपके. तो ये आप याद कर सकते हैं. तो अगर इमेज फॉर्मेशन बड़ी सी दिख रही है, नज़दीक आने में बड़ी लगती है, तो बस इतना याद रखना वो कॉन्वेक्स है. और अगर बात की जाती कैसा, यहाँ बस ऐसे उसने हाँ ठीक है ठीक है, इट्स अ कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, ठीक है. ये आपका कॉन्वेक्स बन जाता है, ये भी कॉन्वेक्स बन जाता है, और ये भी कैसा बन जाता है आपका कॉन्वेक्स ही बन जाता है, ऊपर कॉनकेव है, ठीक है. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ देखना, मैं ये बता देता हूँ, जैसे कॉनकेव में क्या होता है कि आप जितना सिंपल साइज़ होता है उससे बड़ा दिखता है, और कॉन्वेक्स में आपका जितना साइज़ होता है उससे छोटा दिखता है. बस इतना आपने याद रखना है. तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लेन मिरर में ये अगर पिक्चर है तो यही आपको कॉन्वेक्स में कैसे दिखेगा, कॉन्वेक्स क्या कर देता है आपका छोटा कर देता है, जो आपका इमेज फॉर्मेशन होता है उसे छोटा कर देता है, और कॉनकेव उसे क्या कर देता है, बड़ा कर देता है. बस इतना आपने याद रखना है. अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर की. प्लेन मिरर को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेम इमेज फॉर्मेट करता है. तो कुछ आपके क्या होता है टर्म्स होते हैं, जैसे पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस आ जाता है. तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ. आपने कोई भी स्पेयर फॉर्म किया, तो जब कॉनकेव मिरर की बात आती है तो क्या होता है कि बाहर की तरफ पॉलिश होती है, अंदर की तरफ आपका क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है. तो अगर देखेंगे तो बिल्कुल जो आपका सर्कल होता है तो उसका जो सेंटर होता है उसे सी से डिनोट कर लेते हैं, वही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है किसका, कॉनकेव मिरर का. इसके बाद जो पॉइंट देखने मिलता है वो आपका देखने मिलता है कॉनकेव मिरर का जो बिल्कुल मिडिल पॉइंट होता है उसे पी से डिनोट करते हैं, जिसे पोल बोला जाता है.
देखना ये जो मिरर आपका बना था इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, और जो आपका क्या मिरर है वहाँ पे जो फॉर्मेट आपका मीडियम पे है, जो बोल सकते हैं मिडिल पे जो आपका पॉइंट बनता है वो कौन सा बनता है, सेंटर पे जो बनता है उसके वो बन जाता है, उसे बोलते हैं पी पोल। उसके बाद आपको देखने में मिलती है कि अगर सी से पी की जो देखी जाती है वो होता है आपका रेडियस, जैसे बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक्चुअल में जो आपका क्या पूरा सर्कल है उसका क्या है, आपका ही रेडियस है। तो यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा, सी के आपका बोल सकते हैं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आर के आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पी आपका क्या है बोल सकते हैं मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर है कॉनकेव मिरर का। उसके बाद आपका प्रिंसिपल एक्सिस इन तीनों पॉइंट से क्या होता है बोल सकते हैं इन दोनों पॉइंट से होकर गुजरता है, सी और पी से, कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से। प्रिंसिपल एक्सिस खींचने के बाद यहाँ पे फिर अपार्चर डिनोट करना होता है। जो भी मिरर होता है उसको जो बोल सकते हैं टॉप मोस्ट जो आपका पॉइंट होता है और जो आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, उन दोनों के बीच की जो लेंथ होती है उसे अपार्चर बोला जाता है, ये आपने याद करना है। उसके बाद क्या होता है कि जब रेस छोड़ी जाती है तो मैंने बताया था कॉनकेव मिरर कैसा मिरर होता है आपका, ये कन्वर्ज करता है रेस को, क्या करता है इकट्ठा करता है एक पॉइंट पे। तो आप जैसे ये पढ़ा ये अंदर कर देगा, क्या कर देगा एक पॉइंट में क्या कर देगा फोकस कर देगा। तो जहाँ पर ये रेस आपकी मिलती है उस पॉइंट को बोला जाता है एफ पॉइंट, क्या बोला जाता है फोकस पॉइंट बोला जाता है। वहाँ पर एक होते हैं कन्वर्ज हो जाती हैं। खासियत क्या होती है आपकी, खासियत फोकस पॉइंट की ये होती है कि सी और एफ के बीच की जितनी भी लेंथ होती है वही आपका एफ और पी के बीच की लेंथ होती है। तो उसको मैं किससे दिखा देता हूँ, आपका स्मॉल एफ से दिखा देता हूँ, जैसे फोकल लेंथ बोला जाता है। और फोकल लेंथ जो होता है वो आपका क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। कितना होता है इस पूरी रेडियस, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कितना है आर है ना, और आर को दो बराबर भागों में तोड़ देता है एफ। तो जो आपका स्मॉल एफ है जिससे मैंने फोकल लेंथ से शो कर रखा है वो क्या होता है r/2 होता है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स में क्या होता है कि अंदर की तरफ आपकी पॉलिश लगी होती है, बाहर की तरफ उभार होता है, बनता सेम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वहीं पे सी होता है। पर यहाँ पर देखना कि यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है आपकी, जैसे वहाँ यहाँ पर देखना इमेज फॉर्मेशन जो थी वो एक ही साइड थी, यहाँ से रेज आई और सेम साइड पे थी। यहाँ पर देखना कैसे बनता है, तो यहाँ पे आभासी बनता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं सी, ये आपका कर्वेचर, यहाँ पे पोल उसने दिखा दिया, ये पी पॉइंट है। उसके बाद आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और फिर आपका प्रिंसिपल एक्सिस दिखा दिया। उसके बाद अपार्चर हो गया। अपार्चर के बाद अब देख लीजिए यहीं से रेज छोड़ी, और रेज छोड़ने के बाद क्या होता है ये आपकी क्या होती है डाइवर्ज होती हैं, मतलब बाहर की तरफ निकलती हैं। बाहर की तरफ निकलेंगे तो ये आपका कहाँ पे इन्फानाइट में मिलेंगी, तो इन्हें क्या कर दिया जाता है वर्चुअली आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है। देखो तो ये जो डॉट 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 है ये वर्चुअल इमेज को शो करता है। वर्चुअल मतलब आभासी, पीछे की तरफ, मतलब अब देखो पीछे की तरफ तो है नहीं, वहाँ पे तो पॉलिश हो रखी है, पीछे की तरफ पर दिखाना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है पीछे की तरफ, तो वहाँ पर आपका फोकस पॉइंट बन जाता है, पीछे की तरफ बनता है, याद रखना है। फिर ये जो आपका क्या होता है इसे बोला जाता है वर्चुअल फोकस। फिर आपका वही सेम कंडीशन निकलती है, जो आपका पी एफ सी इन तीनों की जो क्या होती है आपकी बीच की डिस्टेंस होती है बराबर होती है, बीच का जो आपका फोकल लेंथ है वो आपका कितना हो जाता है r/2 ही होता है, ये आपने याद रखना है। तो ये आपका कॉनकेव मिरर की कंडीशन थी, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन थी, ठीक है। अच्छा फिर एक और चीज़ याद रखना है, चाहे आपका प्लेन मिरर हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट की बात की जाती है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की जाती है तो ये हमेशा बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये रह गई, ये वापस आई, तो जाते समय जो एंगल बना आपका नॉर्मल से, वो जो था वो नॉर्मल के बाद वाला एंगल जो रिफ्रैक्शन एंगल था उसके बराबर होता है, मतलब यहाँ पर आई और आर दोनों बराबर होते हैं। सेम आपका कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी देखने को मिलता है। अच्छा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर बात करें जो आपका मिरर में देखने को मिलता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन आपका देखने को मिलता है किसके केस में, मिरर के केस में, तो लिखा होता है इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, द एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखना कि आपका जो रिफ्लेक्शन एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल होता है, सेम होता है। और याद रखना ऑलवेज फॉर बोथ द प्लेन एंड द कर्व मिरर, और हमेशा रखना कि रिफ्लेक्शन जो आपका लॉ होता है वो कर्व मिरर हो, मतलब जो आपके स्पेरिकल मिरर हो या नॉन स्पेरिकल मिरर हो, दोनों के लिए आपका काम करता है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना, दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। तो यहाँ से इस वाले पेज से आपने याद करना है, देखो मैं बताता हूँ ये वाला, यहाँ से कि प्लेन मिरर का हमेशा याद रखना कि कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा, सीधा बनेगा और सेम साइज का बनेगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना, याद कर लोगे। कॉनकेव की कंडीशन क्या है कि जब आप दूर रहते हो तो कैसा बनता है आपका, तब आपकी इन्वर्टेड इमेज बनती है दूर होने पर, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, और जैसे जैसे नज़दीक आते हो तो कैसे होने लग जाती है इमेज, मैग्नीफाई होने लग जाती है, बड़ी होने लग जाती है और सीधी हो जाती है, एक पॉइंट के बाद क्या हो जाती है सीधी। और वो पॉइंट होता है आपका कौन सा, सी पॉइंट, जैसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसमें क्या होता है सीधा हो जाता है और बिल्कुल बराबर पे आ जाती है इसमें इमेज। फिर उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो ये हमेशा सीधा बनेगा, और कैसा बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा। तो जहाँ पर कॉनकेव में क्या बनता है मेनली आपका, क्योंकि नज़दीक होता है आदमी, तो क्या होता है कि आपका मैग्नीफाई हो जाता है, यहाँ पर आपका डिमिनिश हो जाता है।
तो ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द ऑर्डर ऑफ द कलर इन द रेनबो। तो ये होता है विबग्योर, होता है ना विबग्योर। तो वायलेट, इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है कि द ऑर्डर ऑफ द कलर्स इन द रेनबो इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वी कैन रिमेंबर इट इज विबग्योर। विबग्योर स्टैंड फॉर द, ठीक है, विबग्योर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कलर्स आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट्स। जब आपकी लाइट का क्या होता है, जब आपकी व्हाइट लाइट मतलब जो आपकी जो सनलाइट मान लो, उसका क्या होता है, डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन फिनोमेना यहाँ पे काम करता है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो वेब लेंथ होती है मैंने बताया वो किसकी होती है, रेड की होती है, लगभग 620 से लेकर 720 नैनो मीटर के आसपास होती है, याद रखना। और सबसे कम होती है आपकी किसकी, वॉयलेट की होती है, 400 से 440 के आसपास। तो जो आपकी विजुअल होती है 400 से 700 नैनोमीटर तक आपका काम कर लेती है। आगे लिखा हुआ इन रेनबो फॉर्मेशन बोथ द रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। याद रखना कि दोनों आपका काम करते हैं। अब एक चीज़ आता है, जब आपका एक रैम्बो बनता है तो उसमें क्या कंडीशन होती है कि आपके दो तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना देखने को मिलते हैं, रिफ्रैक्शन, और एक इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, एक इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। वहीं अगर दो रैम्बो फॉर्मेशन होगा तो दो तो रिफ्रैक्शन होंगे, उसके साथ दो इंटरनल रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलेंगे। ये आपने याद रखना है, मैं आगे बता दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं, आगे लिखा हुआ है। इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ द सनलाइट बाय द टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। These droplets act like a small prism. They refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract it again. When it comes out of the water droplet, a rainbow is always formed in the direction opposite to that of the sun. द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो इज सोन बिलो। तो याद रखना कि इसकी जो आपकी क्या होती है, रेनबो हमेशा किस साइड में बनेगा, अपोजिट साइड ऑफ बोल सकते हैं आपका सन। मान लीजिए अगर सन किस तरफ है आपको, पूर्व की तरफ, तो ये पश्चिम की तरफ फॉर्म्ड होगा, और अगर पश्चिम की तरफ है तो ये पूर्व की तरफ फॉर्म्ड होगा, ईस्ट की तरफ। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट ही देखने को मिलता है वहाँ पर भी, वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट ड्यू टू द डिफरेंट डिविएशन सफर्ड बाय द डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट, द डिविएशन इज मैक्सिमम फॉर द वायलेट। याद रखना, जब सबसे ज़्यादा डिविएट कौन सा करता है, वायलेट करता है, सबसे कम कौन करता है, रेड कलर। ये मैं बता चुका हूँ। द डिफरेंट कलर्स अपेयर्ड, तो ये बता दें हमें विबग्योर। फिर रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्जन सनलाइट ऑफ द सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स। प्राइमरी रेनबो, याद रखना जो पहला बनता है, इज फॉर्म ड्यू टू द टू रिफ्रैक्शन एंड द वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द रेन ड्रॉप्स। सेकेंडरी जो बनता है वो बनता है आपका टू रिफ्रैक्शन एंड द टू इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द रेन ड्रॉप्स। द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज द मीडियम मैक्सिमम ऑफ द फॉर दैट कलर फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ लाइट किसके लिए मैक्सिमम होती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, कम से कम होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर कभी पूछा जाएगा तो आपका पूछा गया एक क्वेश्चन कि जब जो ऑब्जर्वर होता है तो उससे आपका कितना डिग्री एंगल बनना चाहिए, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना चाहिए जब आपका प्राइमरी रेनबो फॉर्म्ड होता है। तो वो लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, सॉरी 42 डिग्री के आसपास होता है। वहीं अगर मैं बोलूँगा सेकेंडरी की जो कंडीशन होती है उसमें आपका 42 और फिर कितना बनना चाहिए, 51। तो हमेशा जो सेकेंडरी वाला बनता है वो बनता है बाहर की तरफ, कभी भी अंदर की तरफ नहीं बनता। सेकेंडरी हमेशा हल्का होता है, किससे, आपके प्राइमरी से दिखने में। यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपका प्राइमरी है, और जब आपका सेकेंडरी बनता है तो ये देखो, ये प्राइमरी बन रहा है और ये बाहर से उसके कौन सा बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज आर नॉर्मली मेड ऑफ। तो ये बनते हैं, कई बार पेपर में पूछा गया, हाइड्रोजेल के बनते हैं। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा फर्स्ट। बाकी मैं बता देता हूँ आपको, लिखा हुआ है, देखो पढ़ लेते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज वी वेयर फॉर द बेटर आई साइट आर मेड ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल दैट इज एबल टू मिक्स विद द वाटर इन योर eyes. Each brand manufactures lenses that are made from the different plastic materials, but not the waste plastic which we use in our day life. But it is made of the hydrogel, silicon, hydrogel and the hydrogel. Silicon की अगर बात है, आपका जानते हैं सेमीकंडक्टर का काम करता है, is a name used in the describe the plastic material which a gel like consistency that contains the silicon as well as the oxygen, carbon and the other elements. It is an extremely flexible material which makes it excellent for the making the contact lenses. तो यहाँ पे सिलिकॉन का भी इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना, हाइड्रोजेल और एक किसका मेड होता है, सिलिकॉन का मेड होता है। यहाँ पे देखते हैं इस तरीके का आपका हाइड्रोजेल होता है, इन्हीं से आपके क्या होता है, लेंसेज बनाए जाते हैं। फिर आता है आपका टेफ्लॉन। टेफ्लॉन से आपके नॉन स्टिकी जो आपके क्या होता है, कुकवेयर होते हैं, वो बनाए जाते हैं, पेपर में पूछा जाता है ये। उसके बाद नायलॉन की होती है रस्सियाँ, और माइका के आपको देखने मिलती है, जो आपकी क्या होती है, जैसे दरवाजों पे लगाई जाती है माइका वगैरह, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉनकेव मिरर वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड ऑन द ऑब्टेन अ रियल। देखो, रियल मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब कैसा आपका, इन्वर्टेड उल्टा, उल्टा ऑफ द सेम साइज। उल्टा तभी बनता है वो थोड़ा दूर रहेगा, बिल्कुल नजदीक आ जाओगे तब कैसे बन जाएगा आपका, वो सीधा बन जाएगा।
तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो बिल्कुल आपका रियल बने और इन्वर्टेड बने, और सेम साइज का अगर बनाना है, देखो इन्वर्टेड बनाना है तो दूर होना चाहिए, पर सेम साइज का तो उसे कर्वेचर पे आना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उसे आना ही पड़ेगा, तब जाके सेम साइज बन पाएगा। अगर बिल्कुल पीछे हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा आपका, छोटा होने लग जाएगा, क्या होने लग जाएगा, डिमिनिश्ड होने लग जाता है। याद रखना, जैसे जैसे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे की तरफ लोगे तो वो डिमिनिश्ड होने लग जाता है, छोटा होने लग जाता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे लेते हो तो फिर क्या होने लग जाता है, मैग्नीफाई होने लग जाता है। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा हो जाता है, और आपका कैसा हो जाता है, सीधा, इरेक्ट। ये आपने याद रखना है। चलिए अच्छा, अब जैसे इसके बारे में तो पढ़ा दिया मैंने, ये तो आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हो जो चीज़ मैं बता रहा था, और इससे पहले मैं समझा चुका हूँ। पर वहाँ पर जो था वहाँ पे मैंने मिरर को समझाया था। अब थोड़ा लेंस को भी समझ आते हैं। तो लेंस जो होते हैं ठीक उल्टा काम करता है आपका। कौन सा, जैसे आपका यहाँ पर जो है ये कॉन्वेक्स लेंस है, वहाँ पर आपका मिरर होता तो कैसा होता है, डाइवर्स करता है। यहाँ पर ये कन्वर्ट्स करता है लाइट को, क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है, क्योंकि पीछे की तरफ जाएगा। क्या जाएगा, देखो यहाँ से ये वाली सरफेस है ना, अगर ये मिरर होता तो यहाँ पे पॉलिश कर दी जाती, ये देखो यहाँ पर है ना, अगर ये मिरर होता तो यहाँ पे पॉलिश कर दी जाती, पॉलिश कर दी जाती तो बाहर की तरफ ऐसे निकलती, ऐसे निकल जाती बाहर की तरफ। तो बात समझ में, तो ये कितने डाइवर्ज हो जाता। पर अब ये क्या है आपका, ये है आपका लेंस, तो ये क्या करेगा, अंदर की तरफ लाएगा, ये ला गया और अंदर की तरफ आपका इस पॉइंट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। तो क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें तो वो कन्वर्जिंग होता है। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, जैसे रियल एंड इन्वर्टेड हो सकता है, या फिर वर्चुअल और अपराइट हो सकता है। रियल मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, वर्चुअल मतलब आभासी, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, और अपराइट मतलब होता है सीधा। मैग्नीफाइड मतलब होता है बड़ा, डिमिनिश मतलब होता है छोटा, और सेम साइज मतलब आपको जो सिंपल साइज देखने को मिलता है। पोजीशन ऑफ इमेज भी देखी जाती है। तो देख लीजिए इस तरीके का फिगर यहाँ पे बनाया गया। ये कोई सेंट्रल पॉइंट है ओ, वहाँ से आपका क्या है कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, अगर इस फीते के हिसाब से चलेंगे, ये अपने हिसाब से हो सकता है, एक आप किसी भी स्केल को ले सकते हैं, मीटर में लो, इंच में लो, किसी में भी ले सकते हो। कॉपी में अगर लेंगे तो सेंटीमीटर में बेस्ट रहेगा। तो अगर देखो कॉपी में लेते हो तो ये आपका बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। यहाँ से अगर मुझे क्या करना है, फोकल बोल सकते हैं, फोकस को बनाना है, फोकस फर्स्ट सेकंड इस तरीके से बनाना है, तो मुझे क्या करना है कि बराबर बराबर लेंथ लेनी पड़ेगी। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, यहाँ से ले रखा है देखो 4 से लेके 6 तक है ना, तो 2 सेंटीमीटर का ले रखा है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो ये बराबर बराबर लेंथ है। तो यहाँ से कितनी ले रखी है, 2 सेंटीमीटर के आसपास, मान लो कि 2 सेंटीमीटर ले रखी है। तो बिल्कुल मुझे पता लग जाता है कि सब बराबरी पे खड़े हो रखे हैं, सब बराबरी पे आपके पॉइंट्स डाले हुए हैं। ठीक है, ये हो गया आपके। अब इसके बाद ये पॉइंट सेट कर दिए, तो यहाँ पर जो O होता है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है, और जो आपके F होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल फोकी होते हैं। F1 F2 के हैं प्रिंसिपल, और ये आपके सेकेंडरी हैं, कौन से, 2F1 और 2F2, मतलब ये क्या है, डबल है किसका, F1 और F2 के, है ना। देखो यहाँ से अगर यहाँ तक देखें 2 है, यहाँ से यहाँ तक देखें 4 हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पे आपने कॉन्वेक्स लेंस क्या किया, फॉर्म किया। उसके बाद आपने 3 कंडीशन आती है, 3 रूल आपने याद करने हैं। पहली आपकी आती है कि कोई रे अगर जब हिट करती है किसी पॉइंट पे, तो वो क्या करती है, अंदर की तरफ कंजर्व होती कि नहीं होती। देखो कन्वर्जन लेंस है ना, देखो ये कैसा लेंस होता है आपका, कन्वर्जन, ये जैसे टकराएगा ये अंदर की तरफ आएगा। तो ये आपने याद रखना, ये गया आपका, और अंदर की तरफ इसे बोला रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। उसके बिल्कुल समानांतर आपने कोई रे की फॉर्म की, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो ये क्या करेगा, किस पॉइंट से जाएगा, आपका जो फोकस पॉइंट है, जो प्राइमरी फोकस पॉइंट है दूसरी साइड का, उससे होते हुए जाएगा। दूसरी कंडीशन आती है, अ रे ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंसेज गोस स्ट्रेट, इट इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। तो यहाँ पर अगर मैं सेंटर से लेके जाऊँ, यहाँ पर तो सेंटर से लेके नहीं गया था, पर अगर मैं सेंटर से लेके जाऊँ तो ये डिविएट नहीं होगी, आपकी सीधी निकल जाएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है उल्टा, बिल्कुल उल्टा, जैसे वहाँ से ये कर रहे थे ना इस तरीके से, यहाँ पे उल्टा है। तो यहाँ पर क्या है कि मैं फोकस से लेके जा रहा हूँ, वहाँ पर तो फोकस पे मिली थी, तो यहाँ से मैं फोकस से लेके जा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल कैसा निकल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से आपका क्या निकल जाएगा, बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। तो लिखा हुआ है बिल्कुल उसके पैरेलल आ जाएगा। तो लिखा हुआ है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्रैक्शन बिकम्स द पैरेलल टू द प्रिंसिपल। अब जो रूल 3 है वो रूल 1 का क्या आपका अपोजिट है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले क्या पैरेलल साइड ली, और पैरेलल के थ्रू क्या चले गया आपका सेकंड साइड में, आपका फोकस जो आपका F2 उस पॉइंट से निकल गया। यहाँ पर क्या फोकस से जाने दिया, और फिर क्या हो गया आपका, पैरेलल हो गया किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो याद रखना इन 3 में से 2 रूल्स लगते हैं जब कभी भी क्या करना होता है, लेंसेज के केस को आपको फॉलो करना होता है। तो पहला देखो, पहला केस मैंने बनाया जब कोई ये व्यक्ति है, आप वीडियो जरूर देखना, वीडियो से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
तो लिखा हुआ है कि अगर कोई भी, जैसे ये मान लीजिए ये व्यक्ति है, तो ये अगर 2F1 जो है उससे पीछे की तरफ खड़ा हो रखा है, पहली कंडीशन है ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द 2F1, पीछे की तरफ खड़ा है, तो दोनों कंडीशन में मार दूंगा, एक फर्स्ट और एक सेकंड अगर मार दूँ तो देखिए अगर यहाँ से मैंने रे को यहाँ से डाला तो ये टकराने के बाद क्या होगा, कंजर्व हो जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी, ठीक है ना। और कहाँ जाएगी, F2 से जाएगी। और बिल्कुल अगर मैं सेंटर से लेके जाऊंगा तो बिल्कुल सीधा निकल के कहाँ पर, यहाँ पे कहाँ, जहाँ पर भी मिलेगी, यहाँ पर मिल गई मान लो, तो ये जहाँ पर मिलती है वो मिलती है हमेशा F2 और 2F2 के बीच में होगी। कहाँ पे होगी, F2 और 2F2 के बीच में होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि इमेज कैसी फॉर्म्ड होगी आपकी, उल्टी इमेज कैसी फॉर्म्ड होगी आपकी, देखो ये सर था, सर इस तरफ चले गया, ठीक है ना, ये सर था ना, तो सर नीचे की तरफ बनेगा, सर नीचे की तरफ बनेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से आपके पैर तो यहीं पे दिखेगा ना नीचे की तरफ, तो हमेशा याद रखना ये फीट है, ये हेड है। तो पहली कंडीशन से मुझे क्या पता लगता है, पहली कंडीशन इससे ये पता लगता है, क्योंकि देखो अगर पीछे की तरफ आपकी इमेज फॉर्म्ड हो रही है तो रियल बनेगी, कैसे बनेगी, रियल। हमेशा याद रखना, बहुत आसान है, लोगों को बहुत कंफ्यूज हो जाता है जब वो इस बोल सकते हैं लेंसेज के केस को पढ़ते हैं, खासकर लेंसेज को, मिरर तो फिर भी याद कर लेते हैं, लेंसेज के क्योंकि खासकर जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है ना उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है, आपका जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी ज़्यादा कंडीशन नहीं है, तो कॉन्वेक्स का याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो देखो कितना आसान है, अगर वो बियॉन्ड 2F1 खड़ा है तो वो हमेशा जो आपकी इमेज फॉर्म्ड होगी F2 to F2 के बीच में होगी, और हमेशा याद रखना कैसी होगी आपकी, रियल होगी, क्योंकि अगर इमेज फॉर्म पीछे की तरफ हो रही तो रियल होगी, और कैसी होगी, इन्वर्टेड, उल्टी, कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। और कैसी बनती है, देखो यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे कैसी है, छोटी है, तो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस पढ़ते हैं जब वो बिल्कुल 2F1 पे आ जाता है, 2F1 पे आता है तो ये F2 से गुजरेगा, ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये कहाँ पे बनेगा आपका, F2 पे बनेगा, तो 2F1 से 2F2, तो आप जानते हैं ना बराबर है, लेंथ क्या है, बराबर है, बराबर है लेंथ, तो हमेशा क्या होगा, सेम बन जाएगी, हाइट क्या होगी, सेम होगी, जैसे वहाँ पे डिमिनिश्ड हो रही थी, यहाँ पे आपका बिल्कुल कैसे हो जाएगा। तो याद रखना जब पीछे होता है, पीछे की तरफ होता है तो हमेशा हाइट कैसी होती है, छोटी होती है, अब जैसे जैसे नजदीक आएगा बड़ा बड़ा होने लग जाएगा, तो 2F1 पे तो यहाँ 2F2 में बनेगा और बराबर बन जाएगा, तो मतलब सेम एज ऑब्जेक्ट हाइट, हाइट कैसी होगी, सेम होगी। पर याद रखना पीछे की तरफ बन रहा है तो रियल है, और कैसा उल्टा बन रहा है तो इन्वर्टेड है, ठीक है। तीसरी कंडीशन आ जाती है 2F1 और 2F1 और F1 के बीच में। अब जो आपका यहाँ से गुजर रही है, ये गुजर यहाँ पे मिल रही है, दोनों रेस कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पर। अब हो क्या रहा है कि ये पीछे बन जाएगा, कहाँ बन जाएगा, और पीछे बन जाएगा, पीछे बन जाएगा 2F2 से पीछे, बियॉन्ड द 2F2। और कैसा बनेगा, देखो बनेगा कैसा, रियल है, पीछे की तरफ भी बन रहा है, रियल है, इन्वर्टेड उल्टी है, और कैसी बड़ी है, मैग्नीफाइड हो जाएगी। तो जैसे जैसे नज़दीक आते हैं वैसे वैसे बड़ी होने लग जाती है, और आप पीछे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। देखो ना यहाँ पर, देखो पहले 2F2 से पहले था, जब पीछे था तो 2F2 से पहले था, फिर जैसे जैसे आ गया यहाँ से पीछे जाने लग गया, देखो पीछे जाने लग गया, जब 2F1 पे 2F2, और जब यहाँ 2F1 से आगे आया तो और पीछे बनने लग गई। अच्छा, फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है जब वो बिल्कुल F1 पे आ जाता है। F1 पे आने पे क्या होता है कि ये तो F2 से गुजरेगा, ये आपका O से गुजरेगा, तो यहाँ पर क्या होती है, ये बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट आ जाती है, मतलब इन दोनों के बीच की डिफरेंस होता है पैरेलल आ जाता है, पैरेलल शिफ्ट आ जाती है। तो ये कहाँ पे मिलेंगे आपके, इन्फानाइट पे मिलेंगी, कहाँ पे मिलेंगी, इन्फानाइट पे। तो अगर इन्फानाइट पे मिलेंगी तो इमेज जो फॉर्मेशन होगा, तो मैंने बताया था रियल तो होता है, होता आपका पीछे की तरफ बनेगा, रियल तो होगा, और कैसा होगा, उल्टा बनेगा हमेशा, कैसे बनेगा, उल्टा। पर अब कैसे बनेगा अगर इन्फानाइट में, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ही बड़ी बनेगी आपकी इमेज, जो फॉर्म्ड होगी बहुत ही बड़ी होगी। और आगे लाओ, और आगे लाए तो मैं F1 से आगे लाए, ये वाली इमेज है, अब इस पे लाया तो देखो वही आपके दो कंडीशन F2 पे, और ये तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर डाइवर्ज होने लग गए, मतलब पैरेलल नहीं, अब डाइवर्ज होंगे, तो डाइवर्ज होंगे तो ये आगे जाके तो मिलेंगे नहीं, तो इन्हें पीछे की तरफ मिलाना होता है, पीछे की तरफ मिलाएंगे, डॉटेड से दिखा देते हैं। तो जहाँ पे मिलेंगी तो हमेशा कहाँ पे बनेगी, आपके 2F1 पे बनेगी। अगर F1 से पहले लाते हैं तो 2F1 पे बनेगी। और अब देखो आपका सेम साइड आ गया, सेम साइड आ गया तो अब रियल इमेज फॉर्म होती है। याद रखना जब पीछे की तरफ बनती है तब तो रियल बनती है, पर अगर सेम साइड पे आ गई तो ऐसा थोड़ी कि आदमी बाहर निकल जाएगा, ये व्यक्ति अगर इस बोल सकते हैं लेंस में दिख रहा है तो उसी के बगल में थोड़ी बन जाएगा। तो ये होती है आपकी वर्चुअल, आभासी। और कैसी होती है, सीधी, कैसी होती है, सीधी, सीधी बनती है। और कैसी बनती है, बड़ी, और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के कहाँ, पीछे की तरफ। तो ऐसे याद करना है आपने। फिर आता है आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव जो होता है आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है, बाहर की तरफ निकलता है। तो पहली कंडीशन वही है, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू द कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो ये आपके देखो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल आपका क्या पैरेलल, आपका क्या रे को क्या किया, डाला गया। उसके बाद इसने क्या बाहर की तरफ क्या कर दिया, आपका डाइवर्स कर दिया। डाइवर्स कर दिया तो ये आपका मिलेगी ना, तो इसे तो कहाँ पे लाना है, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाना है। तो फिर डॉटेड से दिखाते हैं, डॉटेड से दिखाते हैं तो ये कैसी बनेगी आपकी, वर्चुअल बनेगी, अब आभासी बनेगी, क्योंकि सेम साइड पे आ गई। दूसरी कंडीशन ये, रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉनकेव लेंस गोस स्ट्रेट थ्रू आउट।
थ्रू विदाउट द बीइंग डिविएटेड। बीच से निकालेंगे तो बिल्कुल डिविएट नहीं होगी, सीधे निकल जाएगी। वो केस किसका भी था, वो आपका कॉन्वेक्स लेंस का भी था, सेम इसमें भी चलता है। अच्छा, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द फोकस आफ्टर द रिफ्रैक्शन बिकम द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अगर दूर से लाया तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज होगा ना, तो डाइवर्ज होगा तो अंदर की तरफ नहीं आएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगी, तो ये बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाती है। पर होता क्या है, मुझे सीधा निकालना होता है, सीधा निकालना होता है, सीधा निकाल देंगे तो F1 पे आपका क्या कर देगी, टच कर देगी। तो मैंने बताया था जो पहला कंडीशन होता है, थर्ड होता है, वो बिल्कुल उल्टा होता है एक दूसरे का। ये पहला कॉन्वेक्स के केस में भी पढ़ा था और यही कॉनकेव के केस में भी पढ़ रहे हैं। देख लेते हैं, इसकी ज़्यादा कंडीशन नहीं होती आपकी। तो कॉनकेव लेंस की अगर बात करें, कोई व्यक्ति को 2f2 मतलब बियॉन्ड 2f2 है, तो जब वो डालेगा, देखो तो फर्स्ट लॉ फर्स्ट के हिसाब से ये रे डाली और ये बाहर की तरफ निकल गई और पीछे की तरफ आते हैं। कहाँ आते हैं, पीछे की तरफ, क्योंकि डाइवर्ज होगी पीछे की तरफ, ये डाइवर्ज होगी तो मिलेगी नहीं ना, इस तरफ तो मिलेगी नहीं, इस तरफ तो आएगी नहीं। तो अब आएगी नहीं तो पीछे की तरफ आपका क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो ये पीछे की तरफ डॉटेड है, तो ये पीछे की तरफ मैं ला गया कि कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, F2 पे। और जो दूसरी वाली है वो बिल्कुल सेंटर से निकाल रहे तो वो डिविएट नहीं होती, आगे की तरफ निकल जाती है। अब जहाँ पर भी ये दो रेज मिलती हैं वहीं पे आपकी इमेज फॉर्म्ड हो जाती है। तो इमेज फॉर्म्ड होगी तो F2 से पहले होगी और बिल्कुल सीधी होगी। देखो कैसे होगी, सीधी। अब तक जितनी भी कंडीशन हमने पढ़ी थी आपका किस केस में, कॉन्वेक्स के केस में, सिर्फ लास्ट वाली को छोड़कर सभी में कैसे बन रही थी, उल्टी बन रही थी इमेज। यहाँ पर आपकी सीधी बन रही है। तो यहाँ पर देखिए कैसे बन रही, देखो आपकी बन रही है कहाँ पर, वर्चुअल है, क्योंकि पीछे की तरफ बन रही है। देखो ये है ना आपका ये आपका क्या है, लेंस है, तो इससे पीछे की तरफ, अगर आगे की तरफ बनती, इस तरफ बनती तो आपकी कैसे बन जाती हो, रियल बन जाती। पर पीछे की तरफ बन रही तो वर्चुअल होगी, अपराइट मतलब सीधी होगी, और कैसी होगी, छोटी होगी, और फ्रॉम द बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड लेंस। तो ये आप कर सकते हैं, बीच में बन जाएगी। दूसरी कंडीशन है F2 और 2F2 के बीच में आ जाएगा, फिर भी वहीं पर बनेगी। देखो वर्चुअल, अपराइट एंड डिमिनिस्ड। तो ज़्यादा कंडीशन नहीं होती इसकी, ठीक है ना, किसकी, कॉनकेव की। तो इसकी बिल्कुल ऐसे आभासी बनती है, सीधी बनती है और छोटी बनती है। तो आप इसे याद कर लें, 2-3 बार देखेंगे जो वीडियो वो से भी देखेंगे यूट्यूब में, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर इज मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग द डे एंड नाइट टाइम। तो ये आपका रेड एंड ग्रीन है। दो कॉम्बिनेशन आपने पढ़ने कलर्स के मामले में, तो मैंने आगे ला रखे, तो उन्हें एक दो बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ द रेड एंड द ग्रीन कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर्स इज द मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग द डे एंड नाइट टाइम। द मॉडर्न कलर थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द RGB color model, which is red, green and the blue are additive primary colors. A clear cloudless daytime sky is blue because the molecules in the air scatter blue light from the sun. More than that, they scatter in the red light. तो याद रखना कि सबसे ज़्यादा किस कलर का होता है, ब्लू का होता है स्कैटरिंग, बजाय किसके, रेड के। व्हेन वी टुक टुवर्ड द सन एट द सनसेट वी सी, जब सनसेट की तरफ जाते हैं, हॉरिजॉन पे जाते हैं, रेड एंड ऑरेंज कलर बिकॉज द ब्लू लाइट हैज़ बिन स्कैटर्ड आउट। तो जो आपकी ब्लू लाइट होती है स्कैटर्ड आउट होती है पूरी तरीके से, और फिर जो बच जाती है आपकी कैसे लाइट बचती है, रेड बचती है, तो अवे फ्रॉम द लाइट ऑफ द साइड। ब्लू रेड एंड ग्रीन लाइट, ब्लू ग्रीन रेड एंड ग्रीन जैसे बोलते हैं RGB, ठीक है ना, लाइट कंबाइन टुगेदर मेक द वाइट लाइट। याद रखना, जब ये तीनों आपस में मिलती है ना RGB, तो क्या बनाती है, व्हाइट लाइट को बनाती है। एंड दीज 3 कलर्स कंबाइंड इन डिफरेंट मिक्सचर कैन प्रोड्यूस ऑलमोस्ट एनी कलर। और ये किसी को बना सकती है, प्राइमरी कलर्स ने किसी को बना सकते हैं, सेकेंडरी कलर्स को बना सकते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल यूज टू मेक द कलर्स ऑफ द टेलीविजन एंड द कंप्यूटर स्क्रीन। याद रखना, यही आपका क्या, कंप्यूटर और टेलीविजन की स्क्रीन होती है कलर में, तो इन 3 रंगों को इस्तेमाल किया जाता है जिससे आपके सारे कलर बन जाते हैं। आपने प्रिंटर में देखा होगा, एक तो ब्लैक स्याही होती है, उसके अलावा जो आपको देखने को मिलती है रेड, ग्रीन और येलो देखने को मिलती है, तो वो किसी भी कलर को क्या कर सकती है, फॉर्म कर सकती है। आपने ये 2 तरीके याद रखने हैं। पहले आप RGB याद करना, जो आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं, एक होता है आपका रेड, एक होता है ब्लू और एक होता है ग्रीन। अब कैसे याद करना, देखो जब तीनों मिलते हैं रेड ब्लू ग्रीन तो आपका व्हाइट कलर प्रोड्यूस होता है। अच्छा, रेड और ब्लू जब फॉर्म्ड होता है तो मेजेंटा कलर बनता है, गुलाबी टाइप का। रेड एंड ग्रीन बनेगा तो येलो फॉर्म्ड हो जाएगा, और अगर ब्लू और ग्रीन को करेंगे तो क्यान कलर फॉर्म्ड होता है। अब यहाँ पर आपने देखा क्यान, येलो और मेजेंटा, इन 3 से भी क्यान, मेजेंटा, येलो। तो जब इन तीनों से बनाते हैं, क्यान, मेजेंटा एंड येलो से, देखो जब RGB से बनाते हैं तो व्हाइट कलर फॉर्म्ड होता है, पर क्यान, मेजेंटा, येलो से बनाते हैं तो ब्लैक कलर फॉर्म्ड होता है। और जब इनको मिलाते हैं तो ठीक है भाई, मेजेंटा को मिला देंगे किसके साथ, क्यान के साथ, मेजेंटा को मिला देंगे किसके साथ, क्यान के साथ, तो बीच में ब्लू ही तो आएगा। क्यान को मिला देंगे येलो के साथ तो कौन सा बन जाएगा, ग्रीन। देखो क्यान को मिला देंगे येलो के साथ तो क्या बन जाएगा, ग्रीन। और अगर मैं बोलूँ तो तीसरा जो कलर आता है आपका वो बन जाता है मेजेंटा, और येलो को मिलाएंगे तो रेड बन जाएगा, मेजेंटा येलो। तो याद रखना कि RGB जब होते हैं, जब इन 3 कलर को लाया जाता है प्राइमरी कलर्स को, तो व्हाइट कलर निकलता है, और जैसे फॉर्मेशन जो आपका होता है वो होता है क्यान, मेजेंटा, येलो कलर का, उनसे करते हैं तो आपका व्हाइट कलर, सॉरी ब्लैक कलर निकल के आता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच द कैन रीड विद द नॉर्मल आई। तो आप जानते हैं 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो पढ़ने की जरूरत नहीं मुझे ज़्यादा, इसके बारे में लिखा हुआ है।
It must be held at the 25 centimeter from the eye to see the object comfortably and clearly. The minimum distance at which object can be seen most clearly without the pressure is referred to as the at least distance from the distinct vision or near the point of the eye. The human eye can clearly see things between the 25 centimeter and infinite. अच्छा देखें तो आप देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर से इन्फानाइट तक आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। उससे क्या होता है, ब्लर हो जाता है जैसे नज़दीक लाते हैं। इन ऑप्टोमेट्री द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टिंक्ट विजन, तो LDD भी बोला जाता है, और रेफरेंसिंग डिस्टेंस इज द नियरेस्ट वन विद द नेचुरल विजन, जिसे बोला 20/20 का, जिससे बोला जाता है 20 out of 20 दैट कैन कंफर्टेबली लुक एट एनीथिंग। इन अदर वर्ड्स LDDB इज द मिनिमम सेफ डिस्टेंस बिटवीन द नेकेड आइज एंड द विजिबल ऑब्जेक्ट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्पेरिकल मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिव सर्फेस इज कर्व्ड इनवर्ड। अच्छा जिसका रिफ्लेक्टिव सर्फेस अंदर की तरफ होता है, इस तरीके से अंदर, तो मिरर की बात कर रहे हैं ऐसा ना, ऐसा, तो रिफ्लेक्टिव मतलब जिसका अंदर की तरफ, बाहर की तरफ पॉलिश होगी, फिर बाहर की तरफ मतलब अंदर की तरफ, तो ये क्या होता है आपका, क्या होती है अंदर की तरफ की कन्वर्जिंग आपका मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है आपका, कॉनकेव होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखो लिखा हुआ है कि इफ अ hollow sphere is cut into the part and the outer surface of the cut part is the painted, then it become a mirror with the inner surfaces as the reflecting surfaces the kind। अब देखो बाहर की तरफ अगर क्या आपका पॉलिश हो रही है तो क्या हो जाएगा आपका कॉनकेव, और अंदर की तरफ पॉलिश हो तो आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा। दे आर, अच्छा कॉनकेव मिरर की बात करें, दे आर ऑफन यूज्ड एज द सेविंग मिरर। याद रखना, मैंने बताया ना सेविंग मिरर में यूज़ किया जाता है। कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज टू टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड द व्हीकल हेडलाइट्स। और याद रखना कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, आपका टॉर्चेज में यूज़ होता है, सनलाइट आपका जो होता है, क्योंकि क्या करता है, कन्वर्स करता है लाइट को, एंड व्हीकल लाइट्स में इसका यूज़ होता है, गेट द पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ द लाइट। द डेंटिस्ट आर कॉनकेव, अब डेंटिस्ट जो होता है वो भी किसका इस्तेमाल करता है, कॉनकेव लेंस का यूज़ करता है। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट द सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट एंड द सोलर फर्नेस। अच्छा सोलर जो आपकी क्या होता है, सोलर कुकर होते हैं, वहाँ पे भी कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, कॉनकेव किया जाता है, क्योंकि क्या करता है, कन्वर्ट करता है लाइट को कहाँ, अंदर की तरफ एक पॉइंट पे। अच्छा लिखा हुआ कॉन्वेक्स मिरर की बात कर ले, तो कॉन्वेक्स मिरर इज स्पेरिकल रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस। आगे लिखा इन विच द ब्लजिंग साइडेड फेसेस ऑफ द सोर्सेज, तो ये क्या होता है कि अंदर की तरफ पॉलिश होता है, बाहर की तरफ आपका क्या होता है, साइनी होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कहाँ कहाँ पे देखने मिलता है, जो रियर व्यू जो आपका मिरर होता है वो देखने को मिलता है, साइड ऑन मिरर जो होता है वो देखने को मिलता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आप याद कर सकते हैं। बाकी मैंने बताया था जो इंसिडेंट रे होता है और जो आपका क्या होता है, बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों के लिए क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट आपका देख लेते हैं। तो लिखा मैच द फॉलोइंग वन, तो लिखा कलर ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट। तो कलर ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक मतलब होता है जिससे लाइट आपकी क्रॉस ओवर नहीं हो सकती, तो वो कौन सा होता है आपका, तो वो होता है आपका कौन सा, वो होता है रिफ्लेक्शन। क्रॉस नहीं होगा तो भाई निकल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, सेम साइड में आ जाएगा, तो ये होता है आपका एक हो जाएगा 2, ए का क्या हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा, कलर ऑब्जर्व थ्रू अ कलर्ड ग्लासेस। ग्लासेस की अगर बात की जाए तो उसे ट्रांसमिशन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ट्रांसमिशन। तो ये हो जाएगा बी का 2 और बी का 3, ठीक है, तो ए का 2 और बी का 3, तो यही आंसर है। बेंडिंग ऑफ द इमेज, बेंडिंग ऑफ द लाइट रिफ्रैक्शन है, और साइनिंग ऑफ किसी भी कोई भी चीज़ अगर साइन करे तो वो क्या फ्लोरोसेंस है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, द डिस्क्रिप्शन ऑफ अबव गिवन फिनोमेना एज आर फॉलो। तो रिफ्लेक्शन, व्हेन अ सरफेस थ्रो बैक द लाइट फॉल्स ऑन इट, इट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन। वट एवर कलर a substance reflect, we see the substances to be the same color. Color of an opaque object is color which is reflect. Transmission की अगर बात करें, when light travels through a medium such as glass without the being scattered, आपकी scattered नहीं होनी चाहिए, उसी पॉइंट से निकल जानी है। Reflected or absorbed, it is known as the 100% transmission of the light. The color of the glass is determined by the wavelength that the glass is absorbed and the transmit. Next आता है refraction आता है, bending of light when it passes from the one medium to another. When the image of the rod partially dipped in the water, it seen it the seams bent, which is due to refraction. Fluorescence की बात करें, it is the emission of the light. याद रखना, जब क्या होती है आपकी लाइट क्या होती है, emit होती है by a substance that has observed light or the electromagnetic radiation shining observed when one step on the earthworm due to the presence of the कोलियोमो क्या लिखा हुआ है, कोइलोमोसाइट्स इन द अर्थवॉर्म। चलो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं अभी, देखो तो रिफ्लेक्शन आपको पूरी तरीके से क्या हो गया, वापस आ गया। आपका ट्रांसमिशन थोड़ा सा आपका बेंडिंग देखने को मिलता है, पर आ जाता है पूरा बाहर की तरफ। एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। स्कैटरिंग क्या होती है, जब उसका क्या होने लग जाता है, बिखराव होने लग जाता है। ये आपका कौन सा फ्लोरेसेंस वाली कंडीशन। तो ये जो आपका वीडियो था इसका
मैं PDF टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन पे प्रेस करना है, उसके बाद आपको ऑन नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। अगर वहाँ पे कहीं भी मिस होता है तो टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। फेसबुक पे नोटिफिकेशन लेने के लिए आपको हमारे जो चैनल है कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से जो आपका पेज है उसको लाइक करना पड़ेगा। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।